दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 पेपर नंबर से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो है ये जो है प्रश्न हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ये राजन सीरीज से कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं राजन सीरीज, ये हम राजन सीरीज से कर रहे हैं और ये फर्स्ट सेमेस्टर है 2024 का ये संस्करण है, बिल्कुल नया संस्करण। इसमें हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री सैंपल की उपयोगिता, शिक्षण कौशल के समन्वय की परिभाषा और प्रश्नोत्तर पर विधि उपयोगिता, रुचिपूर्ण शिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय क्या होता है, शिक्षण अधिगम में मानचित्र की उपयोगिता और व्याख्यान विधि से आशय। इतने हम लोग जो है 7 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके पहले अगर आप लोग जो है पहला और दूसरा जो है लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर पेपर नंबर फर्स्ट की बात करें तो पेपर नंबर फर्स्ट जो है इसका जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें यह बताना है कि अध्यापक के लिए जो श्यामपट्ट होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होता है। यह कहाँ तक जो है सहमत है, आप कहाँ तक सहमत है इस कथन से। अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री में श्यामपट्ट की उपयोगिता, तो यहाँ पे जो है श्यामपट्ट की उपयोगिता बताना है शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में क्या क्या उपयोगिता होता है श्यामपट्ट का। तो आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री का बहुतायक से उपयोग हो रहा है, वह भी केवल प्रशिक्षण काल में। जब हम टीचिंग करते हैं तो उस समय जो है सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है। प्रशिक्षण के बाद कोई भी शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि सहायक सामग्री के समस्त बाह्य साधनों में धन एवं समय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उतना जो है वर्तमान समय में समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन धन की पर्याप्त मात्रा है। शिक्षक के पास प्रायः दोनों का ही अभाव होता है। टीचर जो होते हैं उसके पास जो है लेकिन धन और समय दोनों का अभाव होता है। इस दृष्टि से कुशल शिक्षक वही होता है जो अपने विस्तृत ज्ञान तथा कौशल एवं सूझबूझ से छात्रों की समस्याओं का पढ़ाते समय ही समाधान करने के लिए, जहाँ एक और मौखिक उदाहरण बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, वही श्यामपट्ट पर कुछ लिखकर या चित्र बनाकर, श्यामपट्ट किस लिए होता है, लिखकर या चित्र बनाकर समझाना और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर पढ़ाते समय ही चित्र बनाकर समझाने का जो प्रभाव पड़ता है वह बाहर से लाए गए चित्रों का नहीं पड़ता है। उसके बाद में श्यामपट्ट की उपयोगिता हो गई शिक्षण में। उसके बाद में 12 नंबर हम देखते हैं। 12 नंबर में क्या दिया है, शिक्षण कौशलों में एकीकरण का क्या अर्थ होता है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता बताइए। एकीकरण का शिक्षण कौशल में जो होता है टीचिंग स्किल में, इसकी एकीकरण का क्या अर्थ होता है और इसकी जो है कक्षा शिक्षण में उपयोगिता बताइए। तो छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है छात्र अध्यापक करते हैं के माध्यम से एक कौशल का विकास किया जाता है। अर्थात एक पाठ्य योजना एक ही शिक्षण कौशल से संबंधित होते हैं तथा इसके शिक्षण का समय 5 से 8 मिनट, यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है वो 5 से 8 मिनट का होता है। ठीक है, जैसा और छात्र अध्यापक शिक्षण के समय एक ही कौशल का प्रयोग करता है। लेकिन बृहद शिक्षण मैक्रो टीचिंग में शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग न करके आवश्यकता अनुसार कई कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया को शिक्षण कौशल समन्वय कहते हैं। इसमें जो है जैसे एक होता है माइक्रो टीचिंग, इसके अलावा एक होता है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में एक समय पे एक ही पाठ्य योजना का जो है शिक्षण किया जाता है। लेकिन मैक्रो टीचिंग में इसमें क्या होता है, इसमें एक समय में जो है एक से अधिक कौशलों का प्रयोग ना करके आवश्यकता अनुसार कई कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को जो है ये प्रक्रिया को शिक्षण कौशल का समन्वय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण कौशलों के समन्वय एकीकरण का अर्थ, इसके अर्थ को हम देख लेते हैं। किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशलों के समन्वय का तात्पर्य शिक्षण पाठ योजना सभी कौशलों को शामिल करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अथवा पाठ की विषय वस्तु और
शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना है, क्योंकि यह जहाँ शिक्षण में जहाँ पे जो शिक्षण बिंदु की मांग हो वहाँ पे उसी प्रकार से कौशलों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कौशलों की संख्या अधिक होती है और सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं होता है। इसीलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है, जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में शिक्षण कौशल के समन्वय की परिभाषा, इसके अलग अलग जो परिभाषा दी है बाल मुकुंद शाह के अनुसार, बाल मुकुंद ने क्या दिया है इसका परिभाषा, कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसके बाद में डम्बिल क्या कहते हैं, डम्बिल कहते हैं कि एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण कौशलों का समन्वय शिक्षण की उस योग्यता का द्योतक है जिसके अनुसार शिक्षक शिक्षण कौशलों का प्रयोग शिक्षण में करता है तथा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। उसके बाद में है शिक्षण कौशल के समन्वय एकीकरण के उद्देश्य। इसके क्या उद्देश्य होते हैं इसको हम देखने वाले हैं। शिक्षण कौशलों के समन्वय एकीकरण उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट में है उत्तम अधिगम के लिए बृहद शिक्षण में एक से अधिक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीणता बनाना। जैसे उत्तम अधिगम हो गया, अगर अच्छे अधिगम लर्निंग के लिए जो है बृहद शिक्षण में एक से अधिक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण बनाना। उसके बाद में है शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना। सामान्य उद्देश्य और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में अर्जित कौशलों का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना होता है। बेहतर शिक्षण के लिए समन्वय करें। उसके बाद में है शिक्षण कौशलों का समन्वय करते समय क्या ध्यान या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है कक्षा वातावरण के अनुसार शिक्षण कौशल का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा का वातावरण जिस प्रकार से होता है उसी के अनुरूप जो है शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। जो वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा नंबर है कौन से शिक्षण का प्रयोग कब करना है इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मनोवैज्ञानिक जो है स्थिति होती है उसको कहाँ पे समझ आ रही है, कौन सी किस क्षेत्र में रुचि है और कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको जो है मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और 5 नंबर है छात्रों के स्तर के अनुरूप कौशलों का प्रयोग करने में कुशलता प्रदान करना चाहिए। विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में है 13 नंबर में क्या है, बहुश्रेणी शिक्षण क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी आवश्यकता बताइए, इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे शिक्षण पहले क्या होता है, उसके बाद में कब किया जाता है, इसका प्रयोग कब किया जाता है और इसकी आवश्यकताओं के बारे में हमको देखना है और इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। मानवीय समूह को स्पष्ट करना है। 4 क्वेश्चन जो है इसमें करना है। तो बहुश्रेणी शिक्षण को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। बहुश्रेणी शिक्षण वह शिक्षण होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धि स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अलग अलग जो उपलब्धि होती है बच्चों की उसके आधार पर शिक्षा दी जाती है। अथवा विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलता पूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। जो हम योजना बनाते हैं बच्चों की अलग अलग जो कुशलता पूर्वक अलग अलग जो है उपलब्धि स्तर होता है उसके अनुरूप जो योजना हम बनाते हैं उसी को जो है बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज, मध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। अलग अलग स्तर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ बालक होंगे जो तेजी से सीखेंगे, कुछ होंगे जो थोड़ा सा धीरे सीखेंगे और उसके बाद में कुछ जो है धीमी गति से सीखेंगे। बिल्कुल। तो बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता बच्चों की सीखने की गति का भिन्न भिन्न होना। जब अलग अलग प्रकार के क्लास में जो है बच्चे होते हैं तो उसमें जो है उनकी गति जो होती है भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए अलग अलग स्तर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों की उपलब्धि स्तर का भिन्न होना, सीखने की गति अलग होती है, उसके बाद में उपलब्धि स्तर जो है इनकी अलग होती है। उसके बाद में संचालित करने वाले मानवीय समूह,
ये प्रथम समूह होता है, केवल शिक्षक आधारित होता है। ये प्रथम समूह की अगर बात करें तो इसमें जो है केवल शिक्षक होता है, ठीक है। दूसरे समूह की बात करें तो कुछ शिक्षक एवं मॉनिटर आधारित होता है, कुछ इसमें शिक्षक होते हैं और मॉनिटर होते हैं क्लास के। तीसरे समूह की बात करें तो शिक्षक और कुछ मॉनिटर आधारित होते हैं, शिक्षक होते हैं और कुछ मॉनिटर आधारित होते हैं। यहाँ पे मॉनिटर आधारित होते हैं लेकिन इसमें कुछ मॉनिटर आधारित होते हैं। चतुर्थ समूह में केवल मॉनिटर आधारित होते हैं, केवल जो है मॉनिटर होते हैं। पंचम में छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह होता है, छात्र छात्र होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में 6 नंबर है समुदाय आधारित समूह, शिक्षा समिति या सेवानिवृत्त मानवीय समूह। इसमें शिक्षा समिति होते हैं, समुदाय आधारित जो समुदाय में होते हैं समूह। उसके बाद में 14 नंबर हम देखते हैं। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की उपयोगिता बताइए। शिक्षण में जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है उसके जो है उपयोगिता हमको बताना है। तो प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है? इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल जो है करते हैं। जो बच्चों को समस्याएं होती है उसको जो है उस प्रश्न को बच्चे टीचर से पूछते हैं और टीचर जो है समस्याओं का हल करता है उनके। दार्शनिक सुकरात ने भी अपने शिक्षक में प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया था। उपयोग, इसकी अगर उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग, इस प्रविधि की प्रमुख उपयोगिताएं निम्न होती हैं। कौन कौन से होते हैं? छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब प्रश्न पूछते हैं जो है स्टूडेंट टीचर से तो उसमें जो है चिंतन शक्ति का विकास होता है बच्चों के। दूसरा नंबर है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मक जो है शक्ति का विकास होता है। उसके बाद में तीसरा नंबर है इससे छात्रों में पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। जो पूर्व ज्ञान होती है कि पहले से बच्चे क्या सीखे हैं, और अर्जित ज्ञान होती है कि पहले से बच्चे क्या अर्जित किए हुए हैं या जो क्लास में हम पढ़ाए हैं उसके प्रश्न के माध्यम से बच्चे क्या अर्जित किए हैं इसका जो है पता चल जाता है। उसके बाद में है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है? 15 नंबर में है कि रुचिपूर्ण शिक्षण किसे कहते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण किसे कहते हैं, यानी जिसमें बालक रुचि ले रहा है उसको जो है उस प्रकार के शिक्षण को रुचिपूर्ण शिक्षण कहते हैं। कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने हैं तो आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे? कक्षा में जो है बच्चों के अंदर जो रुचि बनी रहती है उसके लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे और कैसे किस प्रकार से करेंगे? तो चलिए देखते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होती है। रुचिपूर्ण शिक्षण शिक्षण की नवीन विधा होती है। ये जो है शिक्षण की टीचिंग की ये नवीन विधा होती है। रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। रुचियाँ जो होती हैं और आवश्यकताएं, बच्चों की जो आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार जो है खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, इसी को कहते हैं रुचिपूर्ण शिक्षा। इसके हम उद्देश्यों की अगर बात करें तो खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा तथा कौशल का विकास होता है। इसके अंतर जो प्रतिभा होती है और कौशल होता है स्किल उसका जो है विकास होता है जब रुचि रहता है बालकों का जिस क्षेत्र में। बालकों में सृजनात्मक विकास होता है। विद्यालय परिवेश को आकर्षण तथा मनोरंजक बनाता है। जब रुचि होता है तो आकर्षण जो है परिवेश को, विद्यालय के परिवेश को आकर्षण तथा मनोरंजक बनाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित विधियों एवं ढंगों का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विधियों एवं ढंगों का प्रयोग करते हैं कौन कौन से? फर्स्ट नंबर अगर देखते हैं तो खेल विधि द्वारा शिक्षक कार्य, बच्चों को सबसे अच्छा खेलना ही लगता है। खेल विधि में जो होता है, जो बच्चों का सबसे अच्छा कार्य होता है वो खेलना जो है बच्चों को बहुत पसंद होता है। अतः बालकों को यदि खेल खेल में शिक्षा दी जाए तो बच्चे उसे रुचिपूर्ण ग्रहण करेंगे जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वांगीण यानी सभी प्रकार के विकास होंगे और नैतिक विकास भी होता है। अतः कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने हैं तो हम खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य कर सकते हैं। दूसरा नंबर है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? बालक को केंद्र में रखकर जो है शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का केंद्र बिंदु बालक होता है। उसके बाद में इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षण कार्य बालकों की रुचियों के अनुसार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? इसमें जो शिक्षण कार्य होता है ये बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे बहुत ही मनोरंजनात्मक एवं भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा नंबर क्या है? करके सीखना। इसमें है लर्निंग बाय डूइंग, विधि का प्रयोग करके।
बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास करने से बच्चे रुचिपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं सक्रिय रहते हैं। उसके बाद में हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें जो सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उससे हम क्या समझते हैं। शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। दृश्य उपकरण होते हैं, एक श्रव्य उपकरण होते हैं और एक जो है दृश्य श्रव्य, दोनों उपकरण होते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय, इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से होता है जिसके प्रयोग से बालक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो जाती है। जब हम क्लास में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चों की ज्ञानेंद्रिय जो है सक्रिय हो जाती है और ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होने से उनको जो है टॉपिक हो गया अच्छे से समझ में आता है। शिक्षण सामग्री सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोग होता है। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व की प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एकमत होकर स्वीकार किया है। यानी छोटे बालकों की जो क्लास होता है, कक्षा होता है, उसमें जो है इसको शिक्षक सहायक सामग्री के द्वारा जो है समझाया जा सकता है अच्छी प्रकार से। उसके बाद में है शिक्षण में दृश्य उपयोगी उपकरणों की उपयोगिता। दृश्य जो सहायक सामग्री होती है इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसमें क्या होता है, शब्दावली में वृद्धि। दृश्य सामग्री के द्वारा बालकों की शब्दावली में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बालकों की शब्दावली में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि चलचित्र का प्रयोग करते समय वह नए नए शब्द सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। जब चलचित्र चलता है इसमें दृश्य उपकरणों का उपयोग बताना है, ठीक है। इसमें चलचित्र का प्रयोग करते समय नए नए शब्द सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। शिक्षण में कुशलता, दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है जिससे शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। जो शिक्षण होता है, टीचिंग होता है, अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरों शब्दों में अगर बात करें तो जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिन भावों को बालक चाक और टाक, यहाँ पे है चाक और टाक की सहायता से नहीं समझ सकते हैं, उन्हें वह दृश्य उपकरणों के प्रयोग से सफलतापूर्वक जो है समझ जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। यानी प्रत्यक्ष अनुभव की बात करें तो जो है प्रत्यक्ष अनुभव कराता है और जिससे पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं उनको चित्र या फिल्म की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। जिसको जो है हम अनुभव नहीं कर सकते हैं उसको जो है चित्र और फिल्म की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। संग्रहण क्षमता क्या होती है, संग्रहण क्षमता के बारे में देखें तो दृश्य साधनों द्वारा पूर्व ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे किसी भी घटना की प्रक्रिया को फिल्म में संग्रहित कर शैक्षिक कार्यक्रमों को वीडियो टेप पर सुरक्षित रख सकते हैं। जो होता है उसको रिकॉर्ड करके वीडियो टेप में सुरक्षित रख सकते हैं। इन कार्यक्रमों का शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं। टीचिंग के दौरान जो है इसका जो है कभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं अगर वीडियो टेप में रखे हुए हैं। रुचिकर साधन, दृश्य सामग्री एक रुचिकर साधन होता है क्योंकि बच्चे जो है देखकर आनंद लेते हैं। ये रुचिकर साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचकर बनाया जा सकता है। इससे छात्रों में सक्रियता आती है, इससे छात्रों में ये एक्टिव रहकर जो है सीखते हैं और अधिक अस्थायी रहता है। जो ज्ञान होता है अधिगम जो होता है वो अस्थायी रहता है। इसका उपयोग शिक्षण की एक रास्ता को दूर करना होता है। उसके बाद में अमूर्त तथा मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण। इसमें जो अमूर्त होती है, अमूर्त संकल्पनाएं होती है उसको जो है मूर्त रूप में प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा विभिन्न विषयों में कई संकल्पनाएं सूक्ष्म स्तर में अमूर्त रूप में होती है। जो होती है टॉपिक वो अमूर्त रूप में होती है कोई बातें। तो इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने से छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होगा जिसे शिक्षार्थी अधिक समय तक याद रख सकता है। यानी अस्थायी ज्ञान जो है उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये दृश्य साधन कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत पर आधारित होता है। दृश्य साधन छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों को पूरा करते हैं। शिक्षार्थी एक दूसरे के मानसिक क्षमता, अध्ययन गति, रुचि आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। अलग अलग जो होती है अध्ययन गति होती है, रुचि होती है और मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। शिक्षकों के समझाने पर विषय वस्तु स्पष्ट हो जाता है। जब शिक्षक जो है सहायक सामग्री के द्वारा समझाते हैं तो कोई भी वस्तु, विषय वस्तु हो गया वो स्पष्ट हो जाता है बच्चों को। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, किसी घटना के घटित होने के
कारण का तर्क देना वैज्ञानिक अभिव्यक्ति कहलाता है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन व मूर्त चिंतन का विकास होता है। छात्रों की सक्रियता बढ़ती है अतः अधिगम अस्थायी होता है। ठीक है, अधिगम जो होता है वो अस्थायी होता है, अतः ये सभी छात्रों में अभिवृत्ति के विकास में सहायक होते हैं। सक्रियता, छात्र जब स्वयं करके सीखते हैं यानी लर्निंग बाय डूइंग इसे कहते हैं, लर्न के द्वारा सीखते हैं तो पाठ्य पुस्तक अधिक स्पष्ट हो जाता है। दृश्य साधनों के कुछ सिद्धांतों पर आधारित होने पर भी इसमें छात्रों की सहभागिता भी हो सकती है। जैसे किसी वस्तु का मॉडल तैयार करने में छात्रों की सहभागिता हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधि से छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय होकर भाग लेते हैं। प्रेरणादायी क्या होता है? दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को अस्थायी स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। ठीक है, प्रेरणा मिलती है। अब हम लोग जो है 17 नंबर देखते हैं। शिक्षण अधिगम में मानचित्र की उपयोगिता बताइए। जो शिक्षण अधिगम में है उसमें जो है मानचित्र की क्या उपयोगिता होती है उसको हम लोग देखते हैं। शिक्षण में मानचित्र, सबसे पहले ये देखते हैं कि मानचित्र की उपयोगिता क्या होती है। हम सभी जो है स्थान पर जाकर हम बच्चों को तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मानचित्र के द्वारा बिल्कुल एक टेबल पर रखकर वहाँ पे बता सकते हैं कि जो है कौन सा देश कहाँ पर है। अब यहाँ पे है शिक्षण में मानचित्रों का विशेष महत्व होता है। वस्तुतः मानचित्र पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानचित्र में पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापन पर वहां के दृश्य भूमि के कुछ निश्चित लक्षणों सहित प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी या उसके विभिन्न भागों को कक्षा में नहीं लाया जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी को जो है तथा उसके विभिन्न भागों को कक्षा में हम नहीं ला सकते हैं, इसीलिए जो है मानचित्र का प्रयोग करते हैं। और ना ही क्षेत्र भ्रमण करके दिखाया जा सकता है और अलग अलग स्थानों पर जो है जाकर जो है बच्चों को दिखाया भी नहीं जा सकता है। केवल मानचित्र के माध्यम से उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। मानचित्र के माध्यम से जो है छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कहना उचित ही है कि मानचित्र की मदद से पूरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है। बिल्कुल यह कहना उचित होगा कि पूरी दुनिया को जो है कक्षा में एक जगह बैठाकर बच्चों को हम बता सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो यही है कि मानचित्र की मदद से पूरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है और इसका अध्यापन किया जा सकता है। सहायक सामग्री के रूप में मानचित्र के अध्ययन के साथ ही मानचित्र, मैप और मापचित्र, प्लेन एवं रेखा मानचित्र, स्केच मैप की भिन्नता को जान लेना चाहिए। अब इसमें ये हमको देखना है कि मानचित्र के अध्ययन के साथ ही मानचित्र, मैप क्या होता है, उसके बाद में होता है मापचित्र क्या होता है, प्लेन और रेखा मानचित्र क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं तो इसको जान लेते हैं। किसी स्थान विशेष तक पहुंचने या किसी अन्य प्रयोजन से किसी ऐसे मानचित्र को बनाते हैं जिसमें पैमाने का प्रयोग ना किया जाए, पैमाने का प्रयोग जो है वो ना किया जाए, परंतु अन्य स्थलों, मार्गों आदि को निर्धारित भू चिन्हों से व्यक्त किया जाए। उस पर जो है चिन्हित किया जाए कि अलग अलग स्थल और मार्ग क्या हैं। ऐसे मानचित्र को रेखा मानचित्र कहते हैं। ऐसे मानचित्र को जो है रेखा मानचित्र हम लोग कहते हैं। जो स्थलों, मार्गों को केवल चिन्हित किया जाता है उसको जो है स्केच मैप कहते हैं, रेखा मानचित्र कहते हैं। इसमें किसी यात्रा स्थल का विवरण सरलता से और शीघ्रता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। इसे भ्रमण के समय तैयार कर, जब हम कहीं भी भ्रमण करने जाते हैं तो इसको जो है रेखा मानचित्र का प्रयोग करते हैं, जिससे स्थानों की दूरियां अंकों शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि एक छोटे क्षेत्र या आसपास की वस्तुएं की अवस्थिति का सही माप जानना अभीष्ट है, जैसे विद्यालय परिसर में विभिन्न चीज़ों की स्थिति अथवा किसी कक्षा या किसी कारखाना आदि का विवरण, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र की जरूरत होती है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र की जरूरत होती है। ठीक है, छोटा पैमाना नहीं, बड़े पैमानों वाले मानचित्र की जरूरत होती है। इसका पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है। इसका पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है। जमीन के एक अथवा
10 या कुछ 100 मीटर की दूरी के, किंतु एक पैमाने पर किसी देश अथवा विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। वहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर है जमीन के 50 अथवा 100 या अधिक किलोमीटर के, ऐसा मानना होता है। जैसे पैमाना क्या होता है, जैसे अगर कोई कारखाना का हमको मैप बनाना है तो ये कारखाना जो है बहुत ही लंबा होगा। अब इसको जो है छोटे मैप में मान लिया कहीं पे दर्शाना है, तो इसको जो है मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर, इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है, ये कंपनी है, कंपनी के मैप को बताना है। ये कंपनी हो गया और ये जो है ये छोटा सा मैप हो गया, यहाँ पे इसका जो है मैप बनाना है बिल्कुल। तो इसमें जो है 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया कि 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर इस मैप में बनाएंगे तो 1 किलोमीटर के बराबर यहाँ पे कंपनी को दर्शाएगा। तो यही कहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है जमीन के 1 अथवा 10 या कुछ 100 मीटरों की दूरी। ठीक है, हम 1 किलोमीटर मांग लिए हैं, किंतु इस पैमाने पर किसी देश अथवा विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। इस पैमाने पर जो है किसी देश अथवा मानचित्र, अगर यही उल्टा हम कर दें, जैसे कोई अलग अलग देश हो गए, जैसे यहाँ पे सभी देश हो गए, इसको हम छोटे में बनाना चाहें तो इसको जो है बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा देश कहाँ पर है, तो वही है, वहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर होता है। इसमें जो है मान लिया ये जो है 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, कोई देश हो गया, और यहाँ पे 301 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर। तो इसको इस मैप में अगर कहीं 3 सेंटीमीटर का क्षेत्र हम बना दिए तो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आसानी से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार पहले में जहां एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है उसे मानचित्र अथवा प्लान कहते हैं। अब इसमें क्या है, इस प्रकार पहले में जहां एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, जो छोटा क्षेत्र होता है उसको बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, उसे मापचित्र अथवा प्लान कहते हैं। ठीक है, मापचित्र अथवा प्लान कहते हैं। और दूसरे में जहां बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है उसे मानचित्र कहते हैं, मानचित्र या मैप कहते हैं। छोटे पैमाने पर दिखाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े हैं देश, इसको छोटे पैमाने पर दिखाया जा सकता है तो इसे कहते हैं मानचित्र, मानचित्र। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भूगोल शिक्षण में इन तीनों का अपना महत्व होता है, चाहे वह मानचित्र की रचना के कौशल व समझ के विकास हेतु हो अथवा भौगोलिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से हो। भूगोल शिक्षण में मानचित्रों के उपयोग व अध्ययन के निम्नलिखित 2 उद्देश्य कहे जा सकते हैं। छात्रों को किसी क्षेत्र, देश या संसार के उचित आकार या विस्तार का ज्ञान हो सके, किसी क्षेत्र, देश अथवा संसार के उचित आकार और विस्तार का ज्ञान हो सके। उसके बाद में है पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य विशेषताओं का ज्ञान हो सके। इसकी मदद से संपूर्ण पृथ्वी एवं विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। पृथ्वी और जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग देश होते हैं, उसका जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, कहाँ की जलवायु क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 18 नंबर देखते हैं, व्याख्यान युक्ति से क्या आशय हो। व्याख्यान युक्ति जो होती है उससे क्या आशय होता है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करना है। तो व्याख्यान विधि से आशय, मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड, इसमें क्या होता है, निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान विधि है। सबसे ये पुरानी युक्ति है व्याख्यान विधि। प्राचीन काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी, प्राचीन काल में जो होती थी वो पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं होता, जो हाथ से लिखे जाते हैं ऐसी सामग्री भी उपलब्ध नहीं होता था। तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य किया जाता है। तो उस समय जो है टीचर क्या होते थे, गुरुकुल में गुरुजी वहाँ पे व्याख्या के द्वारा बच्चों को जो है शिक्षण कराते थे। आज व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में संपूर्ण छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते, व्याख्यान देना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं। व्याख्यान के साथ आवश्यक है कि उनकी जिज्ञासा हेतु प्रसन्न किए जाएं तथा दृश्य, यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए।
व्याख्यान से तात्पर्य होता है शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। यह परिचर्चा का विस्तृत अंश है। यह माना जाता है कि जो शिक्षक जितना अच्छा व्याख्यान दे सकता है उसकी कक्षा उतनी ही भरी रहती है। यानी जो शिक्षक सबसे अच्छा व्याख्यान देता है उसकी कक्षा जो है उतनी ही क्लासरूम फुल रहता है। व्याख्यान शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। इस परिविधि से शिक्षक विषय पर अधिकार रखता हुआ क्रमबद्ध अपने ज्ञान की छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके लाभ क्या होते हैं? व्याख्यान द्वारा विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण उचित रूप से होता है और विषय के क्षेत्र में सामान्य रूपरेखा भी प्राप्त की जा सकती है। व्याख्यान पर प्रभावात्मक तरीके से संक्षिप्त समय में ही बहुत से तथ्य प्रस्तुत किए। व्याख्यान विधि के द्वारा जो है कम समय में आप अधिक जो है टॉपिक को बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। जब व्याख्यानों को कई खंडों में क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो विषय में छात्रों की रुचि अच्छी तरह से उत्पन्न की जा सकती है। जब अलग अलग खंडों में व्याख्यानों को बताया जाता है तो बच्चों के अंदर जो है रुचि अच्छी तरह से उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्योंकि रुचि के कारण ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस आप लोगों को पता होगा कि रुचि के कारण जो है बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, उसका किस क्षेत्र में रुचि है। अतः ध्यान काफ़ी समय तक सुरक्षित और अस्थायी बना रहता है। जो ज्ञान होता है वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक अस्थायी और सुरक्षित बना रहता है। उसके बाद में 5 नंबर है, किताबों के द्वारा की गई प्रस्तुति से कहे हुए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। व्याख्यान किताबों की कमी को पूरा करता है। व्याख्यान जो है किताबों की कमी को पूरा करता है। 5वें नंबर में क्या है कि किताबों के द्वारा की गई प्रस्तुति से कहे हुए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। किताबों के द्वारा की गई प्रस्तुति वो जो होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। व्याख्यान किताबों की कमी को पूरा करता है। जो व्याख्या करते हैं वो किताबों की कमी को पूरा करता है। और इसके डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करें, दोष क्या होते हैं? व्याख्यान छोटी कक्षाओं की दृष्टि से आमनोवैज्ञानिक विधि होता है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसकी दृष्टि से आमनोवैज्ञानिक विधि होता है, लेकिन इसको जो है कॉलेज में प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों में मानसिक, तार्किक व आलोचनात्मक शक्ति के विकास की कमी रहती है। छात्रों में जो होता है वो मानसिक शक्ति, तार्किक शक्ति और आलोचनात्मक शक्ति के विकास की कमी रहती है। इसीलिए जो है इसके दोष होते हैं व्याख्यान विधि के। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है सभी टॉपिक जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो तो जो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसका PDF आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इसका PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।